नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। फरवरी में दूसरी बार ये दाम बढ़े हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। कीमतों से परेशान लोगों को एक और ये झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सीधे 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए होगी। बढ़ी हुई कीमतें रविवार रात 12 बजे के बाद से ही लागू हो गई हैं। गैस सिलेंडर के दाम फरवरी में दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 4 फरवरी को बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ था। अब 10 दिन बाद यानी कि 14 फरवरी को इसकी कीमत 50 रुपए और बढ़ाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी महीने में अब तक घरेलू सिलेंडर के दाम 75 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर इसकी मार पड़ी है और महंगाई में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। तो वहीं देश भर में आज से फास्टैग जरूरी होगा। आज से सभी टोल पर फास्टैग जरूरी किया गया है। फास्टैग नहीं देने पर आपको डबल टोल देना होगा। टोल प्लाजा पर लंबे जाम से छुटकारा पाने के लिए फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जाम ना लगे इसे लेकर फास्टैग जरूरी किया गया है। तो देश भर में आज से बेहद जरूरी होगा फास्टैग। आज से सभी टोल पर फास्टैग देना जरूरी होगा। फास्टैग नहीं होने पर आपको डबल टोल देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज से टोल प्लाजा पर फास्टैग जरूरी होगा। तो हरियाणा में किसानों की महापंचायत हुई। इस बीच करनाल केंद्रीय में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चरूनी और बलबीर सिंह राजेवाला शामिल हुए। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने यह कहा कि हरियाणा के लोग बहुत लड़ाकू हैं। आंदोलन खत्म हो रहा था लेकिन हरियाणा के लोगों ने बचा लिया। वहीं मंच से टिकैत ने लड़ेगा जवान जीतेगा किसान का नारा भी बुलंद किया। वहीं गुरनाम सिंह चरूनी भी मंच से सरकार को घेरते हुए नजर आए। करनाल में भी आज इंद्री में रखी है और हम सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो लोगों में जागृति करना, लोगों का धन्यवाद करना और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। तो सभी जिलों में करेंगे आगे की करके? नहीं, जिलों का सवाल नहीं है, सारे देश में करेंगे। बल्कि हरियाणा पंजाब में तो जरूरत भी नहीं है। हरियाणा पंजाब में तो पहले बहुत अच्छी जागृति है। तो बाहर हम और ज्यादा ध्यान देंगे, दूसरे स्टेटों में और ज्यादा ध्यान देंगे। और बात पंजाब की करते हैं। निकाय चुनाव में पंजाब में बम्पर वोटिंग हुई। 9,222 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नतीजे 17 फरवरी को आएंगे। शहरी सरकार के चुनाव में बड़ा हंगामा देखने को मिला। पंजाब भर से हिंसा, झड़प और बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें सामने आई। राजपुरा के वार्ड नंबर 23 में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। समाना के वार्ड नंबर 8 में भी खूब हंगामा हुआ। अकाली दल के उम्मीदवार कपूर चंद बांसल से मारपीट की गई और आरोप कांग्रेस के लोगों पर लगे। बटाला में वार्ड नंबर 34 में कांग्रेस उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए। फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की पगड़ियां तक उतार दी गई। बठिंडा के वार्ड नंबर 43 में वोट डालने आए एक शख्स से मारपीट की गई। ये शख्स सप्लीमेंट्री वोटर सूची के हिसाब से वोट डालने पहुंचा था।
वार्ड नंबर 10 में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बाहर से आए लोगों ने फर्जी वोट डालने की कोशिश की। पुलिस ने फर्जी वोट डालने आए शख्स को कस्टडी में ले लिया। वहीं तरनतारन के पट्टी से भी हिंसा की खबर है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वर्कर आमने सामने हो गए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक गोली भी चली, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक वर्कर जख्मी हो गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगाए, जिसके रोष में आम आदमी पार्टी ने धरना लगा दिया। हालांकि पुलिस गोली चलने और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों से इनकार कर रही है। गुरदासपुर के वार्ड नंबर 10 में अकाली दल के उम्मीदवार ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अकाली उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उसके पोलिंग एजेंट को बूथ से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। जगरांव के वार्ड नंबर 17 में दो पार्टियों के वर्करों में तकरार हो गई। गले में चुनाव चिन्ह वाला गमछा डालकर पहुंचने पर दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। हालांकि चुनाव कमीशन और पुलिस की तरफ से अमन अमान से वोटिंग करवाने के दावे किए जा रहे हैं, पर हिंसक वारदातों और आरोप प्रत्यारोप के बीच वोटिंग का काम पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। यूवी के खिलाफ फांसी में एफआईआर दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। अनुसूचित जाति से संबंधित टिप्पणी करने का आरोप है यूवी पर। कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। 6 महीने तक मामले को पुलिस लटकाती रही, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं युवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हाथी पुलिस की तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि अनुसूचित जाति से संबंधित टिप्पणी करने पर यूवी पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो रोहतक में हत्या की 5 वारदातों का आरोपी सुखविंदर अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे लेकर अब उसके परिजनों ने कई खुलासे किए हैं। सुखविंदर के माता पिता के मुताबिक उन्होंने पहले ही बेटे को बेदखल कर दिया था, अब कभी उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ये माँ बाप शर्मिंदा हैं। अपनी जिस औलाद के जन्म पर खुशियां मनाई थी, जिसे बुढ़ापे का सहारा माना था, उस बेटे ने इस उम्र में शर्म से सिर झुका दिया। सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेहर सिंह और उनकी पत्नी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके बेटे ने हत्या की 5 वारदातों को अंजाम दिया है। जब पुलिस घर पहुंची, मोबाइल पर रिश्तेदारों की कॉल आई तो रोहतक में हुए हत्याकांड की खबर मिली। बुजुर्ग माता पिता का कहना है कि बेटे के जिद्दीपन से पहले ही परेशान थे। 4 साल पहले उसे बेदखल कर दिया था। सुखविंदर की पत्नी भी उसके जिद्दी स्वभाव के कारण अपने 1 महीने के बेटे के साथ उसे छोड़कर चली गई थी। अब सूबेदार मेहर सिंह और उनकी पत्नी सरोजनी आरोपी सुखविंदर की सूरत भी नहीं देखना चाहते। सोता मर जा बेटा, मैं उन्ना ना रोती, अपना बेटा ना रोती, बेटा मैं जिसके मर रहे उन्ना रो बेटा। अगर उनकी आत्मा पूछ कर जिसके बेटे मर रहे, छोटे छोटे बात कोई रहम ना आया उसने। सुखविंदर के माता पिता के मुताबिक 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी नाराज होकर उसे छोड़कर मायके चली गई। इसके बावजूद सुखविंदर के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ तो उसे बेदखल किया था। अब उसके गिरफ्तार होने या उसके मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख है तो उन परिवारों के लिए जिनके सदस्यों की सुखविंदर ने जान ली है।
बता दें कि रोहतक के जाट कॉलेज में शुक्रवार रात सुखविंदर ने अंधाधुंध फायरिंग कर 3 कोच और एक महिला पहलवान समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। गोली लगने से 3 साल का बच्चा और एक अन्य कोच गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर थनबर्ग के जिस टूल किट वाले ट्वीट ने देश भर में बवाल खड़ा कर दिया था, अब दिल्ली पुलिस उसी टूल किट से जुड़ी एक और अहम कड़ी तक पहुंच गई है। बेंगलुरु से दिशा नाम की एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है, जो फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पूरा मामला क्या है, ये जानते हैं। सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन को भड़काने की साजिश में जिस टूल किट का इस्तेमाल हुआ, उसकी एक स्क्रिप्ट राइटर अब सलाखों के पीछे है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की एनवायरमेंट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। इल्जाम ये है कि इंटरनेशनल एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने ट्वीट के साथ वो विवादित टूल किट पोस्ट की। उसे एडिट करने वालों में से एक दिशा रवि भी है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा के ट्वीट के बाद टूल किट के सामने आते ही 4 फरवरी को FIR दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी, जिसके तार अब जाकर बेंगलुरु की दिशा से जुड़े हैं। दिशा ने साल 2018 में ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट शुरू करने वाली संस्था फ्राइडे फॉर फ्यूचर यानी FFF की सह संस्थापक हैं। पुलिस की माने तो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट पोस्ट की थी, उसे दिशा ने ही ग्रेटा तक पहुंचाया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद दिशा के कहने पर ग्रेटा ने टूल किट वाले अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसीलिए पुलिस दिशा रवि को इस टूल किट केस की एक अहम कड़ी मान रही है। पुलिस के मुताबिक दिशा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये डॉक्यूमेंट बनाया था और शुरुआती पूछताछ में खुद दिशा ने भी टूल किट में 2 लाइन एडिट करने और उन्हें फॉरवर्ड करने की बात कबूली है, लेकिन बाद में वो सब डिलीट कर दिया गया। पुलिस मानती है कि दिशा और उसके साथियों की भूमिका इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश बताती है कि किसान आंदोलन को भड़काने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत टूल किट अभियान चलाया गया, जिसमें विदेश में मौजूद खालिस्तान परस्त ताकतों ने कई लोगों को शामिल किया था। यहां तक कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली में हुआ, वो भी टूल किट पर तैयार स्क्रिप्ट के तहत ही था। पुलिस अब दिशा के मोबाइल और लैपटॉप को खंगाल कर टूल किट की बाकी कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये टूल किट आखिर है क्या और क्यों दिल्ली पुलिस इसे इतना खतरनाक मान रही है कि देशद्रोह तक की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल मौजूदा दौर में दुनिया भर में आंदोलन के दौरान इसका तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है। सभी जगह आंदोलन से जुड़े कुछ लोग एक्शन पॉइंट तैयार करते हैं, यानी कुछ ऐसी चीज प्लान करते हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए की जा सकती है, और जिस दस्तावेज में इन एक्शन पॉइंट्स को दर्ज किया जाता है उसे टूल किट कहते हैं। टूल किट शब्द इस दस्तावेज के लिए सोशल मीडिया के संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता है। टूल किट को अक्सर उन लोगों के बीच शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी से आंदोलन ज्यादा असरदार बनने में मदद साबित हो। इसीलिए मौजूदा दौर में टूल किट किसी भी बड़े आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है, और आरोप ये भी है कि साजिश के तहत इसी तरह की एक टूल किट किसान आंदोलन के लिए भी तैयार हुई, और 26 जनवरी की हिंसा का घटनाक्रम भी इससे मेल खाता है। ऐसे में पुलिस इसे एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश मानकर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। पाकिस्तान ने जब पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की अहम जिम्मेदारी NSA अजीत डोभाल ने निभाई थी। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आई, और अब जो खबर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। खबर के मुताबिक NSA डोभाल आतंकी संगठनों के निशाने पर है, जिसे देखते हुए अब उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NS अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वजह बनी है जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक के पास से बरामद वो वीडियो जिसमें डोभाल के ऑफिस की रेकी का सबूत है। कश्मीर में शोपिया के रहने वाले मलिक को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों की माने तो इस आतंकवादी ने अपने पाकिस्तानी स्थित हैंडलर के निर्देश पर सरदार पटेल भवन और राजधानी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि आतंकी ने पिछले साल ये रेकी की। मलिक ने डोभाल के कार्यालय और श्रीनगर के अन्य इलाकों के वीडियो रिकॉर्ड भी किए, जिसे वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहा था।
कि भारत के रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी समूहों के निशाने पर है। एनएसए को होने वाले संभावित खतरे के बारे में सुरक्षा एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार हिदायत से पूछताछ में पता चला कि 24 मई 2019 को उन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के सुरक्षा विस्तार और NSA कार्यालय का एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए श्रीनगर से नई दिल्ली के लिए एक इंडिगो विमान में दिल्ली पहुंचा था। उसने इस वीडियो को अपने पाकिस्तान स्थित हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए भेजा। हैंडलर ने खुद को डॉक्टर के रूप में बताया। इसके बाद मलिक बस से कश्मीर लौट आया। उसने जम्मू और कश्मीर की पुलिस पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसने समीर अहमद डार के साथ 2019 की गर्मियों में सांबा सेक्टर सीमा क्षेत्र की रेकी की थी। डार को 21 जनवरी 2020 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। और खबर जालंधर से है। जालंधर में कुछ वक्त पहले एक 13 साल की नाबालिग अपने घर से लापता हो जाती है। परिजनों को उसके घर लौटने का इंतजार था। लड़की की खबर तो मिल गई, लेकिन जो हकीकत सामने आई उसे जानकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की मिली तो सिर्फ और सिर्फ एक लाश बनकर। पूरा मामला क्या है, ये जानते इस रिपोर्ट के जरिए। जालंधर के गौराया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती की लाश बरामद हुई। हैरानी की बात यह कि युवती का शव उसी के घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले एक युवक के घर से बरामद हुआ। लाश मिलने के बाद हर तरफ दहशत का माहौल था। बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग थी जो अपने घर से पिछले कई दिनों से लापता थी, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके बाद ये नाबालिग कभी अपने घर वापस नहीं लौटेगी और मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इसकी लाश। परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच शुरू ही की थी कि खबर मिलती है कि उसी के घर से कुछ ही दूरी पर उसकी लाश बरामद हुई। भाल कर रहे जी लड़की की डेड बॉडी मिली है उत्थे लागे गुआढ़ी घर आ गोरकी जो भी है आगे सिचुएशन जिदा जो भी सामने आऊगी उसके मुताबिक जी कार्रवाई की जाएगी। अब जिस युवक के घर से ये शव बरामद हुआ, लोगों को उसी पर हत्या का शक है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन सवाल ये कि लड़की की हत्या किसने की, कैसे लड़की का शव इस घर से बरामद हुआ, कैसे नाबालिग यहाँ इस घर तक पहुंची और अगर मर्डर किया भी गया तो उसकी क्या वजह रही। पुलिस इन सभी सवालों के जवाब को तलाशने में जुटी है और दावा कर रही है कि जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18 जालंधर।